हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PYQ सीरीज ऑफ 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स के सारे चैप्टर के PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स 1 का 8th चैप्टर विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग यहाँ पर 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे 2022 इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स का और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि पेपर्स ज़्यादा हैं और 10-10 मार्क्स सारे पेपर में हम लोगों को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे बच्चे डरते हैं और नहीं समझ में आता उनको कि क्या पढ़ें, एग्ज़ाम में क्या आता है। ये वीडियो अगर एक बार तुम लोग देख लोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम में क्या आता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई 2025 से। सबसे लेटेस्ट पेपर जो अभी हुआ था वो यही था। अभी जस्ट लास्ट बैच जो थी उनका KT का जो पेपर हुआ वही वाला पेपर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एक यहाँ पर आया है कि द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली। हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि ऑर्डर क्या होता है। तुम्हें ढूंढना है तुम्हारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है। मतलब देखो, या तो मैं डेरिवेटिव एक बार कर सकता हूँ, या तो 2 बार, या तो 3 बार। तो कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये dy/dx जो है, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि डेरिवेटिव सिर्फ एक बार किया है। लेकिन ये जो d²y/dx का स्क्वायर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव कितनी बार किया है, 2 बार। ऑर्डर कहाँ से उठाते हैं हम लोग, जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स हो। तो यहाँ पर ज़्यादा है 2, तो मेरा ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। अब ऐसे ही जब मैं डिग्री निकालूंगा तो डिग्री बहुत सिंपल होता है। तुमने जिस टर्म में से ऑर्डर निकाला उसका पावर जो है वही डिग्री होता है। तो ये जो टर्म है इसके पावर में क्या लिखा है 2, तो मेरा डिग्री भी कितना हो गया 2। ऑर्डर 2, डिग्री भी 2। आंसर में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया तुम लोगों को? बहुत आसान है। एक और चीज़ ध्यान रखना कि PYQ पढ़ने से पहले ये चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ लेना। या तो तुमने पहले से चैप्टर पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा चैप्टर पढ़ लो, या तो वन शॉट देख लो, तब जाके ये जो वीडियो है तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वरना बहुत सारी चीज़ें इसमें से तुम्हारे ऐसे सर के ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पर देखो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया और बोला कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, मुझे बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ। कैसे निकाला जाता है? ये जो इक्वेशन होता है ये इस फॉर्म में होता है, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। अगर तुम्हें याद हो तो मैं इसको क्या बोला जाता है, एक सेकंड किधर गया वो, हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन होता है और हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है IF इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन P dx। तो अगर ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊं तो E इंटीग्रेशन P की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी मुझे? P यहाँ पर जो y के बाजू में होता है वो P होता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो y के बाजू में क्या है, y के बाजू में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। तो मैं यहाँ पर p की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ dx। e 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x, तो आंसर कितना आ रहा है ex आ रहा है। यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ex दिया है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बहुत सिंपल है, तुम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। p की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले में p की वैल्यू डालो और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ पर अब सॉल्व करने का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के लिए दिया है? 4 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल्स टू 0।
अब मुझे बोला सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको किस मेथड से सॉल्व करना है? कौन कौन से मेथड्स हमने पढ़े हैं? एक तो होमोजीनियस इक्वेशंस, एक हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा है, और एक हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। सबसे पहले कभी भी कोई क्वेश्चन दिखे ना, सबसे पहला टेस्ट जो तुम करोगे वो करोगे होमोजीनियस के लिए। किसके लिए करोगे? होमोजीनियस, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो होमोजीनियस इक्वेशन के पूछे जाते हैं। तो पहले देखो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? सारे टर्म का जो पावर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये जो सबसे पहला टर्म है तो x के पावर में 2 है, y के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। टोटल पावर इस टर्म का कितना हो गया? 3। यहाँ पर x क्यूब टोटल पावर कितना हो गया? 3। y क्यूब टोटल पावर कितना हो गया? 3। सारा पावर सेम है, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसको सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्टेप नंबर 1, dy/dx एक साइड, बाकी सब कुछ दूसरे साइड। चलो करते हैं। क्या करूँगा मैं? ये जो माइनस वाला टर्म है ना, इसको उधर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? x² dx, अरे माइनस है ना, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो पूरा ब्रैकेट वहाँ पे चला गया dy के साथ में, और वहाँ पे जाके प्लस हो गया, ठीक है। मुझे dy/dx एक साइड करना था, तो dy तो ऑलरेडी उधर है। ये जो dx है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो ये dx को मैं भेज देता हूँ उधर पे। तो वहाँ पे ऑलरेडी dy था, ये dx यहाँ पर गया, क्या हो गया? डिवाइड। यहाँ पर ऑलरेडी x² था, मैं क्या करता हूँ, ये पूरा ब्रैकेट इधर लेकर आ जाता हूँ ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x³ + y³। इसको सीधा करके लिख लूँ तो dy/dx इधर लिखेंगे और बाकी सब कुछ उधर लिख देंगे, ठीक है। ये होता है स्टेप नंबर 1 होमोजीनियस इक्वेशन में। dy/dx एक साइड, बाकी सब कुछ दूसरे साइड। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पुट y = vx, ये हम लोग पुट करते हैं। यही पुट किया जाता है हर बार होमोजीनियस के लिए। और फिर इसका डेरिवेटिव भी निकाला जाता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे लगेगा u × v रूल। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म। तो dy/dx = v तो एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 1। x तो एज इट इज़ रहेगा, v का डेरिवेटिव सिंपल dv/dx, dv/dx। और थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो dy/dx = v1 = v, और यहाँ पर x dv/dx। समझे? ये मेरा आ गया फाइनल इक्वेशन सब्सटीट्यूशन करने के लिए। तो अब ये देखो, ये चीज़ याद रखना और ये चीज़ याद रखना, ये दोनों हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन था, दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे लिखा था dy/dx, लेकिन इस बार मैं ये नहीं लिखूंगा। मुझे पता चला dy/dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पूरा, तो मैं वो लिख दूंगा v + x dv/dx। राइट हैंड साइड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है x², तो ठीक है, x² को x² ही लिखो। लेकिन यहाँ पे लिखा है y, और मैंने यहाँ पे लिखा था y किसको? y को मैंने क्या पुट कर दिया? vx। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा? vx। तो y की जगह vx लिख देते हैं। अपॉन में भी सेम, x³ एज इट इज़ रहने दो, लेकिन जब मैं बोलूँगा y का क्यूब तो y की जगह vx लिखोगे और उसका क्यूब। समझे तुम लोग? सब्सटीट्यूशन हो गया। जैसे ही तुम सब्सटीट्यूट करोगे तुम्हें एक चीज़ दिखाई देगी, y गायब हो चुका है पूरे इक्वेशन में से। अब हर जगह पे x है और v है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x एक तरफ, v सारे एक तरफ। कैसे करेंगे? चलो पहले सिंप्लीफिकेशन तो कर लें। तो v + x dv/dx = देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v तो एज इट इज़ रहेगा, x² और x कितना हो जाएगा? x का क्यूब। यहाँ पे तो ऑलरेडी x का क्यूब है, दोनों का क्यूब हो रहा है ना, तो v का भी क्यूब और x का भी क्यूब, ठीक है। इस साइड तो कुछ नहीं कर सकते, रहने दो एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो, ऊपर कुछ नहीं होने वाला, नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही टर्म्स के अंदर x³ क्या है? कॉमन है। तो x³ को मैं ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और यहाँ पे क्या बचा? v³, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये x³ क्या हो जाएगा?
आंसर। तो अब मेरे पास बचता है यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर बचेगा v अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अब उस साइड सिर्फ v बचा है, सिर्फ और सिर्फ v, लेकिन ये v तो यहाँ पर है, इसको भी उधर भेज देते हैं ना, तो सारा v एक तरफ हो जाएगा। तो ये जो v मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं भेजूंगा अभी उस साइड में। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x डी वी अपॉन डी एक्स, और वहाँ पर v अपॉन में 1 प्लस वी क्यूब, और ये जो प्लस v है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस v। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये देखो ये दोनों v में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो माइनस v है, याद रखना, ठीक है। तो माइनस v जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस v ही आएगा, और माइनस v जब v क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, v और v क्यूब कितना हो जाएगा, v के पावर में 4, और अपॉन में जो है वो लिख दो 1 प्लस वी का क्यूब, समझे। फिर अगर मैं देखूं तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ये v और माइनस v है तो कट जाएगा ना, प्लस v माइनस v, तो बचता है माइनस v के पावर में 4 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब। वेरी सिंपल। अब मुझे दिख रहा है x एक तरफ है, v एक तरफ है, लेकिन एक दिक्कत है, dv और dx एक साथ में, इनको भी तो सेपरेट करना पड़ेगा। तो करते हैं, ये जो dx है इसको उधर भेज देते हैं, dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा x dv, वहाँ पे माइनस v के पावर में 4 अपॉन में 1 प्लस वी का क्यूब, और dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अभी भी गड़बड़ है, v के साइड में dv होना चाहिए था और x के साइड में dx, उल्टा है। तो उसको कैसे सीधा करेंगे, dv को इधर ही रहने दो, सारे v वाले टर्म्स उठा के इस साइड लेकर आ जाओ। ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये माइनस का क्या करूँ मैं, माइनस को तुम साइड में ऐसे रखे रहो, एक सेकेंड को इसको यहाँ पे हटाता हूँ मैं। ये जो माइनस था ना v के पावर में 4 के साथ में, तो इस माइनस को ना इधर ही मैं साइड में रख लेता हूँ, क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं अपने को। और उस साइड अगर मैं देखूँगा तो वहाँ पे dx था, रहने दो, ये जो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1, सारा v एक तरफ, सारा x एक तरफ, हो गया मेरा काम। अब मैं करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये जो माइनस है इसका क्या करूँ, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखो क्योंकि उसका अंदर काम ही नहीं है, और ये पूरा सॉल्व करो, 1 प्लस वी का क्यूब अपॉन में v के पावर में 4 डी वी, और इस साइड क्या है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, सिर्फ इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों साइड में। इस साइड तो बहुत सिंपल है यार, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, सिंपल। इस साइड क्या करोगे, कभी भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि ऊपर मल्टीपल टर्म्स है नीचे सिंगल टर्म है, सेपरेट कर दो। क्या करोगे, सेपरेट, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 अपॉन वी के पावर में 4 प्लस वी क्यूब अपॉन वी के पावर में 4, सेपरेट हो गया डिनोमिनेटर dv। और इस साइड मुझे पता है इंटीग्रेशन क्या है, पर एक ही साथ लिखेंगे सबका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बचता है माइनस, रहने दो। अब इन सब का, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखो ये दोनों कटेंगे, क्या हो जाएगा v क्यूब और v4, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे v बचेगा, ठीक है dv, और उस साइड इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। अब करो इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वी के पावर में 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं पता, साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, ये जो नीचे v के पावर में 4 है ना, उसको ऊपर भेज दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा v के पावर में -4। अब इसको इंटीग्रेशन करो तो v के पावर में n+1 अपॉन में भी n+1, यही फॉर्मूला होता है ना x के पावर में n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा v के पावर में -3 अपॉन में भी -3। लेकिन ऊपर v के पावर में -3 है, नीचे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा v के पावर में +3 हो जाएगा। ऊपर से नीचे चला गया v, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा -1/3 वी क्यूब। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1/3 वी क्यूब, ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log v। ऐसे ही 1/x का क्या होता है, log x। और सबका इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, +c। इधर पे एक चीज़ ध्यान देना, ये ब्रैकेट के बाहर ये माइनस अभी बचा हुआ है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन के बाहर था। अब इस माइनस को अंदर भेज दो,
तो माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये नेगेटिव टर्म अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पता है ना, ये जैसे माइनस अंदर जाएगा सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस लॉग वी क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वी, और उधर तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो बस मेरा आंसर आ गया। लेकिन आंसर में x और y चाहिए, यहाँ पर x और v दिख रहा है, तो वापस हम लोगों को हमारा x और y दोबारा लेकर आने के लिए क्या करना है, हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या माना था, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। तो इसमें से v की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो v इधर पे x मल्टीप्लाई और x को इधर भेज दो, तो x इधर पे आ गया इज इक्वल्स टू v। v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x, तो सब में v की जगह पे y अपॉन x पुट कर दो और काम हो जाएगा। तो 1/3 v की जगह क्या आ जाएगा, y अपॉन x का होल क्यूब माइनस लॉग v की जगह y अपॉन x इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, नहीं तो इधर भी छोड़ दो, तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? बहुत आसान है और तुम लोगों को लग रहा होगा बहुत बड़ा है, पर अगर तुमने चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा सारे होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसे ही सिमिलर वे में सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फिर से एक क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देखो 2 ऑब्जेक्टिव था, 1-1 मार्क्स का, और 2 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो टोटल 10 मार्क्स का हमारा वेटेज है। तो ये देखो यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, और क्या आया एक्टिविटी के अंदर, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हेंस फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है। और इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये रहा। कैसे सॉल्व किया जा रहा है इसको, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर वाई क्यूब था, इधर पे अभी भी वाई क्यूब है, लेकिन ये जो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स था इसको उन्होंने उस साइड भेज दिया, तो देखो उधर आके वो क्या हो गया, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। देख रहे हो, वो राइट हैंड साइड में जो था ऑलरेडी ऐसा ही है, ये इधर पे राइट हैंड साइड में आके प्लस हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में x प्लस 1। x प्लस 1 कैसे आया होगा, बहुत सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेकर, ये यहाँ पर इक्वल टू नहीं, ये इंटू होगा, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ना, दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेकर बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 1। समझे? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बॉक्स में, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये करेक्ट, तुम्हें 1 मार्क्स मिल गया। एक बॉक्स तुमने सही लिखा, 1 मार्क्स तुम्हें मिल गया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, फिर इसने सेपरेट किया वेरिएबल, इन सब से अपने को काम नहीं। इधर पे देखो अभी इंटीग्रेशन किया जा रहा है, 1 अपॉन वाई क्यूब का इंटीग्रेशन तो लिख दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, बहुत सिंपल है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग एक्स। एक्स के साथ कुछ भी प्लस माइनस हो जाए, 2 3 4 5 सेम ही आता है, लॉग ही आता है आंसर। तो 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस 1। समझे? सिंपल। ये लो, एक और बॉक्स करेक्ट हो गया, फिर 1 मार्क्स मिल गया तुम लोगों को। और फिर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वैल्यूज पुट की गई है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 पुट किया है। तो पुट करने के बाद यहाँ पर c की वैल्यू पूछ रहे, देखो सब कुछ लिख कर दिया है, देख रहे हो, ये इक्वेशन पूरा लिख कर दिया है, इसमें से c की वैल्यू क्या आएगी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो देखो ना, बहुत सिंपल है, -1 अपॉन 2 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 सा 2, तो नीचे तो 2 ही है, इज इक्वल्स टू लॉग 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाता है, लॉग 1, और यहाँ पर प्लस c, तो प्लस c। हम लोगों को पता है कि यार लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, तो सीधे c लिखो, c की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 अपॉन 2, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन 2। वेरी सिंपल, एक और बॉक्स करेक्ट हो गया, एक और मार्क्स मिल गया। फिर यहाँ पर लास्ट में पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख कर दिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन के अंदर तुम लोग c की वैल्यू रख दो, आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन किधर पे आया था, ये देखो ये रहा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन था। अब इसी में c की वैल्यू पुट किया होगा, तो -1 अपॉन 2y स्क्वायर सेम है, इक्वल टू सेम है, यहाँ पे क्या दिया था, log x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log x प्लस 1, सेम ही आएगा ना। और यहाँ पे जो c था, c की जगह उसकी वैल्यू रख दी -1/2, देख रहे हो, सिंपल हो गया। इसका तुम लोगों को मिल जाएगा 1 मार्क्स, और टोटल 4 मार्क्स मिल गए। पता है एक्टिविटी बहुत आसान होता है, बस दिक्कत क्या होती है कि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है कि तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो। जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है बस उसमें से तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि इस बॉक्स में क्या आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जो बीच वाले स्टेप्स होते हैं ना वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक पूरा इक्वेशन लिख कर दिया था
और सी के बाजू में एक ही बॉक्स बना के दिया है, तो वो चाहता है मैं सीधे सी का फाइनल आंसर निकाल के वहाँ पे लिख दूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे, बीच में जो इक्वेशन का स्टेप आ रहा था ना वो इधर पे लिख देंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा तुम लोगों को, समझे। चलो आगे बढ़े, फाइनल आंसर सी लिखने का बॉक्स में कभी भी। इधर देखो क्या दिया है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द, मैंने बोला था ना बार बार ऑर्डर एंड डिग्री पूछा जाता है, तो ऑर्डर मतलब क्या, ज़्यादा नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स किधर है, तो यहाँ पर एक ही बार किया, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो 2, हमारा ऑर्डर कितना आ गया 2। डिग्री देखते हैं, डिग्री इसी के पावर में होता है, पावर में कितना लिखा है 2, तो 2 सेम ही क्वेश्चन है जो पिछले वाले पेपर में दिया था, 2,2 आंसर क्या है हमारा सी, समझे। हमने अभी दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया है फैब 2025 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम दैट इक्वेशन इज दिस। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बोला है कि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें चेक करना है। अगर ये आ गया तो हमारा आंसर आएगा 2, ये नहीं आया तो फॉल्स हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, क्या लिखा है, bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ab। अगर तुम्हें याद हो तो कभी भी जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं a, b, k, c, इन सबको एलिमिनेट करना पड़ता है। कैसे एलिमिनेट करूँगा मैं, एक काम करता हूँ, पहले तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाता है 1, ए कांस्टेंट है एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और यहाँ पर ए भी तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 0 आ गया, सिंपल। तो मेरे पास बचा क्या, b वन सा b प्लस ए dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सिखाया था कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास उतनी बार डेरिवेटिव हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर a और b 2 कांस्टेंट है, और मैंने डेरिवेटिव सिर्फ कितनी बार किया, अभी एक ही बार, एक और बार डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले मुझे इक्वेशन को इस हिसाब से अरेंज करना है कि जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूँ a और b पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो क्या करूँगा मैं, एक काम करता हूँ, ये प्लस b है यहाँ पर, इसको उस साइड लेकर जाता हूँ, ये जो प्लस b है इसको लेके जाते हैं उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a dy अपॉन dx, और प्लस b उधर जाके क्या हो गया माइनस b। ये जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको भी उधर भेज देते, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस b, और ये जो a है जाके डिवाइड हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0। तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्या यही सेम आंसर दिया हुआ है, हाँ, तो आंसर क्या है 2। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है एकदम। आगे बढ़े तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। अगेन एक ऑब्जेक्टिव दिया है हम लोगों को, तो इसके अंदर पूछा क्या है देख लो एक बार। लिखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फ्रॉम दिस इज दिस। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी सॉल्व कराया था ना तुम लोगों को, हाँ लगता है मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक MCQ दिया हुआ है इसी में से, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो समझो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले p की, तो p किधर मिलता है सर जी, y के बाजू में। तो यहाँ पर y अगर मैं छोड़ दूँ तो y को छोड़ के बचा क्या, y को छोड़ के मेरे पास बचता है ऊपर कुछ नहीं यानी 1, और नीचे बचता है x, तो दिस इज 1 अपॉन एक्स y के साथ, तो p की वैल्यू है 1 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e पावर में इंटीग्रेशन p dx, तो e इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, और तुम्हें पता होगा कभी भी e और log जब एक साथ आते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो e और log कट गया, बचा क्या मेरे पास सिर्फ x, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है x, वो देखो ऑप्शन डी, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ दिस क्वेश्चन इज 3 मार्क्स के लिए पूछा है, क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है
इस इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a इंटू ई के पावर में 3x प्लस b इंटू ई के पावर में -3x। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। निकालने के बहुत बेसिक रूल्स होते हैं। पहली चीज़ तो कांस्टेंट्स को हटाना पड़ता है। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है, a और b, और जितने कांस्टेंट हो तुम उतनी बार ही डेरिवेटिव कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो हम लोग डेरिवेटिव सिर्फ कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy/dx। यहाँ पर a कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहने दो। e के पावर में 3x का जब डेरिवेटिव करोगे तो ex का डेरिवेटिव ex होता है, लेकिन जब e के पावर में x के साथ कुछ लगा हो तो डेरिवेटिव चैन रूल लगता है। तो ex का ex ही होगा, तो e3x का e3x ही होगा, लेकिन फिर 3x का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो 3 आ जाता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 e के पावर में 3x। b कांस्टेंट है एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेम रहेगा, लेकिन ये जो -3 है ये भी साथ में लगेगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो 3a e के पावर में 3x, यहाँ पे -3 और b, देखो प्लस माइनस माइनस 3b e के पावर में -3x। ये मेरा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि 2 कांस्टेंट थे इसलिए 2 बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका था, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर 3a कांस्टेंट है इस बार, तो एज इट इज़ रहेगा। e के पावर में 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e के पावर में 3x एज इट इज़, लेकिन 3 बाजू में आएगा। -3 भी कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e के पावर में -3x, लेकिन ये जो -3 है ये बाजू में भी आएगा। तो मेरे पास बचता है मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर 3 3 9a, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 9b e के पावर में -3x, ठीक है। तो देखो 2 कांस्टेंट थे, मैंने 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। लेकिन a और b को तो हट जाना चाहिए था, अभी भी यहीं पर है, a इधर ही है, b इधर ही है। कोई दूसरा तरीका हटाने का इसको, हाँ क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे दिख रहा है इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। ये जो दोनों टर्म्स है राइट हैंड साइड में, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 9 को अगर मैं बाहर लूँ तो अंदर बचता है AE और BE, ठीक है। ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन हमने पहले भी कभी देखा है, AE के पावर में 3x, BE के पावर में -3x। कहाँ पे देखा था हमने, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये मेरी y की वैल्यू है। तो क्या मैं इस पूरे को हटा के इसकी जगह y लिख सकता हूँ, हाँ। तो मैं पूरा हटा के इसकी जगह क्या लिख दूंगा अभी, y, तो हो जाएगा d² dx² इज इक्वल्स टू 9, और ये पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा, y। लो हट गया, ये भी बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट में लिख देना कि दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझा तुम लोगों को, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक्टिविटी 4 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या किया है, इसके अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी लिख कर दिया है और बोलता है हम लोगों को सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सेपरेट किया, यहाँ पे dy के साथ में कुछ तो लिखेंगे हम लोग, dx के साथ में कुछ तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दिया था। तो ऑलरेडी यहाँ पे dy और dx दिया हुआ था, सेम टू सेम dy dx, साथ में ये था ना, तो इसने क्या किया होगा मालूम है, कॉमन ले लिया होगा। सेपरेटिंग द वेरिएबल में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो कॉमन लेने का ही आता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x² कॉमन है। तो इसने यहाँ पर किया होगा कि x² को ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 - y। इधर पे भी कॉमन लिया होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा, y², तो y² को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 + x। लो 1 2 मार्क्स हम लोगों को मिल गए, ठीक है। नहीं, दोनों का एक ही मार्क्स है, एक ही लाइन में ना, इसलिए एक ही मार्क्स मिलेगा, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, इधर पे सब कुछ वेरिएबल सेपरेट हो चुका था ऑलरेडी, और यहाँ पर इसने dy लिखा है, dx लिखा है। ये क्या कर क्या रहे लोग,
अच्छा यहाँ पे पता है क्या किया गया है, ये जो dy है ना इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो dy को एक बार y के पावर में -2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या आएगा, y के पावर में -2 dy। फिर dy को -1/y में मल्टीप्लाई किया होगा तो -1/y dy। फिर यहाँ पर भी सेम dx को x के पावर में -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया। फिर जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dx, 1/x dx। सिंपल, dx तो लिखा हुआ है, हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1/x dx। सिंपल। तुम्हें देखो देख के पता लगाना पड़ेगा कि उसने क्या किया होगा। हो सकता है तुम अलग तरीके से सॉल्व करते, उसने क्या किया देख के पता लगाओ। मैंने जैसे ही देखा ना कि यार ये दोनों को मल्टीप्लाई किया दिख रहा है, मतलब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी साफ साफ दिख रहा है दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 मार्क्स मिल चुका है हम लोगों को। अब इधर पे इंटीग्रेशन आ चुका था, उसका नेक्स्ट लाइन पूछे तो इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसका हम लोगों को लिखना है 1/y का क्या होता है log y। इसका लिखा हुआ है, इसका हम लोग को लिखना है 1/x का क्या होता है log x। लो सिंपल है, तो सबसे चिंदी था। इधर पे क्या किया है, ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया था, बस उसको इधर उधर अरेंज किया, रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो log x माइनस log y ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में थे, अभी भी इधर ही है, लेकिन बाकी सब पार्ट को किधर भेज दिया होगा उसने, राइट हैंड साइड में। तो ये जो -1/x है उधर जाके क्या हो गया होगा +1/x। ये जो -1/y उधर जाके क्या हो गया होगा +1/y। ठीक है, और ऑलरेडी वहाँ पे c था तो ऑलरेडी वहाँ पे c है। बस ये दोनों को इधर ही रखा, इन दोनों को मुझे समझ में आ गया, उधर भेजा तो उधर लिख दिया, 4 मार्क्स मिल गए। सबसे सिंपल यही होता है अगर समझ गए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, बस वो पेपर खत्म, 10 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये आता है जुलाई 2024 का हम लोगों को दिया हुआ है पेपर, और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव वही MCQ है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, जो कि बहुत सिंपल होगा। देखो इसको एक बार डेरिवेटिव किया, इसको 2 बार, तो ऑर्डर कितना आ गया मेरे लिए 2, और डिग्री कहाँ पे मिलता है, जहाँ से ऑर्डर लिया उसी के पावर में। इसके पावर में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, तो डिग्री इज़ 1, तो 2,1 मेरा आंसर है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये देखो ऑप्शन डी मेरा आंसर है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने बोला है। कितने क्वेश्चन के नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई पावर में इंटीग्रेशन की dx। अब देखो ऊपर हमारा जो इक्वेशन है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वैसा है। तो p किधर होता है y के साथ में, y के साथ में इधर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, और माइनस भी है तो -1, तो ये हो जाएगा e -1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है लेकिन माइनस है तो -x, ये मेरा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, वहाँ पर क्या लिख कर दिया हुआ है, e के पावर में x लिख कर दिया है। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, लेकिन आएगा e के पावर में -x, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझे, बहुत चिंती क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, हमारे वो लास्ट एक्सरसाइज का जो है। तो देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का कल्चर है, बैक्टीरिया का कल्चर मतलब जहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करवाते, बहुत सारे बैक्टीरिया बनाते, क्योंकि बैक्टीरिया भी बहुत सारे जगहों पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है, यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया जो है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मैंने बोला था तुम चैप्टर पढ़ चुके हो तो ही ये वीडियो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैक्टीरिया का क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, टेक्स्ट बुक में ही फर्स्ट क्वेश्चन ही है लास्ट एक्सरसाइज का। हमेशा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो रेट ऑफ इंक्रीज लिख कर दिया होता है, और हमेशा रेट ऑफ इंक्रीज किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर प्रेजेंट के। इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज मतलब कितने तेजी से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल है कि कितने बैक्टीरिया अभी प्रेजेंट में है। जैसे अगर कम बैक्टीरिया है तो बढ़ने का स्पीड भी कम होगा, ज़्यादा बैक्टीरिया है तो बढ़ने का स्पीड भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, तो वो मुझे वहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग स्टार्ट जब करते हैं हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट bx। हम लोग मान लेते हैं कि कितने बैक्टीरिया मुझे नहीं मालूम है, तो मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं x एट अ गिवन टाइम t। किसी भी गिवन टाइम पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं x होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना,
नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्स होंगे किसी भी गिवन टाइम पर। इसका मतलब क्या कि एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। जब स्टार्ट किया तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया अलग होंगे, एक्स की वैल्यू अलग होगी। 4 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया अलग होंगे, एक्स की वैल्यू अलग होगी। 4 घंटे और लगा लो तो उसके बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया अलग होंगे, एक्स की वैल्यू अलग होगी। तो किसी भी गिवन टाइम पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम लोग एक्स मानते हैं एट एनी गिवन टाइम टी। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर इसके हिसाब से मैं लिखने जाऊँ, ये जो कंडीशन मैंने हाईलाइट की है इसको कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, रेट ऑफ इंक्रीज कैसे लिखा जाता है? कभी भी ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आता है, नीचे टाइम आता है और ये डेरिवेटिव में होता है। रेट है इसलिए डेरिवेटिव dx अपॉन dt। ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है? x। ठीक है, सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर कांस्टेंट ले लिया जाता है, तो k ले लिया और x वहाँ पे पहले से है। अब ये जो इक्वेशन आता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे? वेरिएबल्स को सेपरेट करके। देखो ये dt यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx इज टू kx dt। लेकिन dx के साथ में x होना चाहिए था ना, तो वहाँ पर जो x है उसको इधर लेकर आ जाओ, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे बचेगा k और dt सिर्फ। इधर ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बस वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन k dt। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। k का इंटीग्रेशन kx होता है, पर यहाँ पे dt है ना, तो k का क्या हो जाएगा? kt, और लास्ट में कांस्टेंट भी तो लगाना पड़ेगा, तो प्लस c। ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हमने ये चीज़ सीखी थी जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब। ठीक है, तो ये हमने इतना पार्ट कर लिया, इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करते हैं सर जी? फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे ना कुछ कंडीशंस दी होंगी। कंडीशंस क्यों दी होती है मालूम है? क्योंकि इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट है, k और c, और ना मुझे k की वैल्यू पता है ना मुझे c की वैल्यू पता है। दोनों की वैल्यू तो मुझे पता होनी चाहिए ना, तो वो दोनों वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 कंडीशन गिवन होगी। तो देखो क्या क्या कंडीशन गिवन है। आगे लिखा हुआ है कि इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो डबल हो जाते हैं 4 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 4 घंटे बाद। मतलब अभी मैंने अगर चालू किया तो 4 घंटे बाद जितने से भी चालू किया था उसके डबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया मुझे मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं ज़रा, पहली कंडीशन लेते हैं, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होती है समझाता हूँ तुम लोगों को। इनिशियल कंडीशन मतलब जब तुमने स्टार्ट किया, मैंने अभी जस्ट मेरा काम करना चालू किया है, तो टाइम कितना हो रहा है? 0। टाइम तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, तो टाइम 0 हो रहा है। अच्छा, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास कितने बैक्टीरिया थे? कितने बैक्टीरिया से चालू किया था हमने? एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहीं पर भी ये चीज़ लिख कर दी हुई है? फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ब्ला 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 ब्ला, नहीं लिखा है। कहीं पर भी नहीं बताया कि जब मैंने चालू किया था तो कितने बैक्टीरिया के साथ चालू किया था। तो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं पता, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ ना कि एक्स की वैल्यू x0 है। मैं मान लेता हूँ कि हमने कितने बैक्टीरिया से चालू किया था? x0 से। ठीक है, तो अब मुझे मिलेगा यहाँ पर, ये पूरा इक्वेशन लिखूँगा, log x की जगह अब क्या आ जाएगा? x0 इज इक्वल्स टू k, t की जगह कितना आ जाएगा? 0 प्लस c। तो दिस इज log x0, k 0 जा तो 0 होता है, बच गया c। लो, मुझे c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हर बार जब तुम इनिशियल कंडीशन रखोगे तो तुम्हें c की वैल्यू मिलेगी। इनिशियल कंडीशन में t और x पुट करते हैं। t 0 रहता है क्योंकि अभी शुरू किया तुमने। x की वैल्यू में रखा जाता है कि कितने से शुरू किया। कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि 10,000 से शुरू किया, तो यहाँ पे 10,000 लिख देता, यहाँ पे x0 की जगह 10,000, इधर पे 10,000, log 10,000 आंसर आता है। कभी नहीं गिवन होता है, नहीं गिवन होता है तो कुछ भी ले लो, x0 लिख दो, सबसे बेस्ट
तो होता है, तो x0 लिख दिया, x0 आ गया, c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो ऊपर लिखा था कि 4 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो गए, तो मैं नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि यार आफ्टर 4 आवर्स क्या हो गया, t की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 4, क्योंकि अब 4 घंटे गुजर चुके। और x की वैल्यू कितनी हो गई, मैंने बोला नंबर डबल हो गया, शुरू कितने से किया था, x0 से, तो डबल मतलब 2x0 हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा तो आ जाएगा log x की जगह अब क्या लिखूंगा मैं, 2x0 इज इक्वल्स टू k, t की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों को 4 प्लस c, अब c की वैल्यू पता है हम लोगों को, c की वैल्यू कितनी है log x0, समझे, जो जो वैल्यू पता थी मैंने पुट कर दी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, log 2x0 यहाँ पे है ना, तो जो दूसरा वाला log है log x0 उसको भी इधर पे लेके आ जाओ, तो माइनस हो जाएगा log x0, इधर क्या बचेगा सिर्फ 4k, ठीक है, अच्छी बात है। ये देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है, डिवाइड हो जाता है ना, 4k वहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये x0 कटेगा, बचेगा क्या, log 2, वहाँ पे आएगा 4k, k की वैल्यू चाहिए तो 4 को इधर ले लो, तो log 2 अपॉन में 4, वहाँ पे क्या आ गया k, लो मुझे k की वैल्यू भी मिल गई। ऐसे ही होता है, तुम एक कंडीशन रखो इनिशियल वाली, उसमें c मिल जाता है हर बार। सेकेंड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होती है उसको रखोगे तो तुम्हें k मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने सारी वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, मुझे k की वैल्यू मिल गई। एक बार k और c मिल गया मतलब मेरा काम हो चुका है। अब मैं जो फाइनल पूछी गई वैल्यू है वो फाइंड आउट करूँगा। तो पूछा क्या है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स, कि बताओ 12 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो चुके होंगे। तो चलो ढूंढते हैं 12 घंटे बाद कितने हो चुके होंगे बैक्टीरिया। तो मैं लिखता हूँ नाउ आफ्टर कितने आवर्स, 12 आवर्स। अच्छा, 12 घंटे बाद टी की वैल्यू कितनी होगी, 12, ऑब्वियस सी बात है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वही तो निकालना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब क्या, एक्स फाइंड आउट करना है। तो चलो लिखते हैं लॉग, एकदम फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज़ करने का हर बार, यहाँ पे लिखें तो लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन के की वैल्यू पता है पुट करेंगे, टी की वैल्यू पता है पुट करेंगे, सी की वैल्यू पता है पुट करेंगे। तो लिखेंगे लॉग एक्स, के की वैल्यू पता है, के की वैल्यू क्या है log 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार इक्वेशन ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो, के टी प्लस सी। तो के की वैल्यू ये रही log 2 अपॉन में 4 इंटू टी, टी मतलब क्या है 12, तो के इंटू टी प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी आई थी याद है log x0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो ये क्या हो जाएगा log x एज इट इज़ log 2, ये देखो यहाँ पे कटेगा, ये दोनों कटेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो बचा 3 log 2 प्लस log x0, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू, ये जो 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, log की खासियत है ना कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है पावर में चली जाती है, तो log 2 के पावर में 3 आ जाएगा प्लस log x0, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू log 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस log x0, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू log a प्लस log b क्या हो जाता है log a इंटू बी, 8 इंटू x0, दोनों साइड log log दिख रहा है तो कट जाएगा, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ x इज इक्वल्स टू 8x0। लो मुझे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी आई 8x0। x0 क्या था, हमने जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया से शुरू किया था, 8x0 मतलब उसका 8 गुना, मतलब मुझे सीधे सीधे पता चल गया कि 12 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो चुके होंगे 8 टाइम्स द ओरिजिनल वन। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा आंसर में कि आफ्टर 12 आवर्स जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल। तो जिस नंबर से हमने शुरू किया था उससे 8 गुना बड़े हो चुके होंगे, समझे, इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एक्टिविटी दिया है 4 मार्क्स के लिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसके अंदर तो वही करना होता है, पता लगाना होता है उस लाइन के बाद क्या आ सकता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। किधर वेरिएबल को सेपरेट किया, ये इक्वेशन दिया था, अरे 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 ये इक्वेशन दिया था, इसमें वेरिएबल सेपरेट करके कुछ तो ऐसा इन्होंने लिखा है। अब हमें पता लगाना है कि वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। क्या लिखा है वहाँ पर, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कुछ भी सॉल्व करो, कुछ ऐसा दिखना चाहिए तुम लोगों को। क्या करूँगा मैं मालूम है, मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा निगेटिव टर्म इसको इधर भेज देता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू निगेटिव टर्म वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या मैं इसको उधर भेज सकता हूँ, हाँ, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा x और डी वाई, ठीक है। लेकिन अभी भी गड़बड़ है, डी एक्स के साथ x होना चाहिए था, डी वाई के साथ y होना चाहिए था, ये तो उल्टा है। तो डी एक्स को इधर ही रहने दो, ये जो x वहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको उधर लेकर आ जाओ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डी वाई को इधर ही रहने दो, ये जो वहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर पे लेके आ जाओ, इधर पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो डी एक्स के अपॉन में x बचेगा, डी वाई के अपॉन में y बचेगा, इसका मतलब डी एक्स अपॉन में x डी वाई अपॉन में y। समझे तुम लोग, 1 मार्क्स मिल गया। आगे आते हैं दूसरा। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, अरे इंटीग्रेट भी तो उसी को करोगे ना, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई, अलग थोड़ी करोगे कुछ, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेट करने के बाद आंसर क्या आता है, देखो डी एक्स का तो कोई मतलब नहीं है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वैसे डी वाई का मतलब नहीं है, 1 अपॉन वाई लॉग वाई प्लस सी, लो हो गया, 3 मार्क्स मिल गया। अब लास्ट इधर पे आते हैं, इस लाइन के बाद ये लाइन कैसे आ गई वो देखना हम लोगों को। सिंपल यार, लॉग लॉग कट गया होगा, ये लॉग और लॉग कट गया, यहाँ पे बचा एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू C1, हो गया। अच्छा 4 मार्क्स मिल गया, क्या कितना चिंदी क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। चलो आगे बढ़े, देखते हैं अगले पेपर पर आ गए हम लोग, मार्च 2024 पे। देखो अभी तक हमने सिर्फ 2024 पे पहुँचे, क्योंकि 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना एक एक पेपर में। तो देखो पहला तो हम लोगों को MCQ दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के लिखने बोला है। इन चारों में से कौन सा है बताओ, ठीक है। करते बहुत सिंपल है, देखो पहले लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू k1 प्लस k2 e के पावर में माइनस एक्स। देखो इसमें कांस्टेंट कितने, 2 हैं, k1 k2, तो डेरिवेटिव भी कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे, ठीक है। तो फटाफट लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव। तो पहली बार जब डेरिवेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, k1 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, k2 भी एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, e के पावर में माइनस एक्स का डेरिवेटिव e के पावर में माइनस एक्स ही होता है, लेकिन माइनस बाजू में भी आता है, तो प्लस पहले से था, माइनस आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा फाइनल माइनस, ठीक है, इजी। फिर एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, k1 एज इट इज़ ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, k2 एज इट इज़ ई के पावर में माइनस एक्स का ई के पावर में माइनस एक्स ही होगा, लेकिन माइनस बाजू में आएगा, पहले से बीच में माइनस था, इसका भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सिंपल है यार, ये तो वही आ गया जो क्वेश्चन दिया था, देखो ना, तो सेम टू सेम बन गया। तो सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, इसमें सबके राइट हैंड साइड में क्या दिखा हुआ है, 0, तो इधर पे भी 0 लेके आता हूँ, प्लस वाई को उधर ले लेता हूँ ना, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 0। लो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। किधर दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। समझे, चिंदी एकदम आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या दिया है, अगेन एक ऑब्जेक्टिव है, बोला सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज। बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि जनरल सोल्यूशन के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यूज को रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन के अंदर अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। सिंपल, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू रखोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा, इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से एक ऑब्जेक्टिव दिया है, बोला ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, विच इज़ करेक्ट। ऑर्डर डिग्री कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, मतलब मिला जुला के इंटीजर होने चाहिए। तो दिस इज ट्रू, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या दिया 3 मार्क्स के लिए, बोला है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है उसका।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 35 ax। ठीक है, अब समझो इसको, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, सिर्फ एक a, तो मैं डेरिवेटिव कितनी बार ले सकता हूँ, सिर्फ एक बार, लेकिन एक ही बार में वो a वहाँ से हट जाना चाहिए। तो अगर पता है क्या करूँगा, अगर मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करता हूँ ना, तो ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy/dx। ठीक है, यहाँ पर 35a कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। क्या a हटा क्या वहाँ से, a नहीं हटा। तो इसीलिए ना मैं क्या करूँगा मालूम है, ऐसे नहीं करेंगे, वो जो x है ना वहाँ पे मल्टीपल है ना, उसको इधर पे लेके आ जाओ, तो दोनों के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, वाई क्यूब अपॉन में एक्स, वहाँ पे बचेगा 35 और a। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों कटेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 35a। लेकिन अब मुझे पता है जैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा 35a पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, a गायब हो जाएगा। अब लिखता हूँ मैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पर u अपॉन वी रूल लगाना पड़ेगा हम लोगों को, तो नीचे वाला टर्म डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, अगर तुम्हें याद हो तो फिर माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म आता है, डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म आता है, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, u अपॉन वी रूल लग गया। और राइट हैंड साइड में 35 पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। लो बस a हट चुका है, अब बस इसको सॉल्व करके लिख देना हम लोगों को। तो ये हो गया 2x प्लस x एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव हमेशा किसका करते हैं, राइट हैंड साइड वाले का। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन क्योंकि y पे फॉर्मूला लगाया है इसलिए साथ में क्या लिखना पड़ेगा dy/dx। ठीक है, फिर माइनस वाई क्यूब एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव कितना आता है सर जी, वेरी सिंपल, x का डेरिवेटिव इज़ 1। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो तो रहने दो, इज इक्वल्स टू में 0, सिंपल। अब मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, ये देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर जब 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर कितना होगा x का क्यूब, प्लस यहाँ पर सब कुछ सेम ही रहने वाला है 3x और वाई स्क्वायर dy/dx, और यहाँ पर वाई क्यूब बन जा वाई क्यूब ही रहेगा, पूरे के अपॉन में अब क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उस साइड भेज देते हैं, 0 के साथ जाएगा, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, गायब। तो मेरे पास बचता है यहाँ पर 2x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर dy/dx माइनस वाई क्यूब और इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या करना है मुझे, a गायब हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है, और क्या चाहिए, समझ में आया। चलो आगे बढ़े, लिख देना यहाँ पे नीचे, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। और क्या क्वेश्चन दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है एक्टिविटी में। तो लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, लेकिन रुको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग सीधे लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, जहाँ पर आंसर लिखना उसके एक पहले लाइन में देखेंगे क्या दिया है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे नहीं हम लोग, देखते हैं कहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है हम लोगों को, ये देखो इधर दिया है, तो इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, तो इधर मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ, dp का मतलब नहीं है 1/p यहाँ पे दिख रहा है, 1/p का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने पे क्या आंसर आएगा log p। सिंपल है, हम लोगों को पता है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व किया है, तुमने सॉल्व किया तो पता होगा, log x इज इक्वल्स टू kt प्लस c आता है, यहाँ पे log x की जगह log p आएगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर p लिखा हुआ है। सिंपल, लो पहला आंसर तो मिल गया, यहाँ पे आ जाएगा log p, 1 मार्क्स मिल गया। नीचे आते हैं, c की वैल्यू क्या होगी, देखो k 0 ज़ा 0, बचा क्या सिर्फ c, तो c की वैल्यू क्या आएगी, जो इस साइड लिखा हुआ है, तो log 1 लाख। ये लो मेरी c की वैल्यू मिल गई मुझे, बहुत सिंपल। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, k की वैल्यू क्या होगी, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें देखो k की वैल्यू चाहिए तो 25 को इधर भेज दो, 25 वहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो log 2 पहले से लिखा है, 25 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 25, लो मिल गई k की वैल्यू भी, 3 मार्क्स मिल गया। आगे बढ़े, लास्ट में t की वैल्यू क्या आएगी पूछ रहे हैं, अब इधर मेहनत करनी पड़ेगी,
ये बड़ा सा है सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो log 4 एज इट इज़ रहने देते हैं। इसमें ये जो ब्रैकेट दिया है इसमें पता है क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो पावर है, एक काम करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, काम करते हैं, ये जो 25 पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको इधर भेज दो, तो 25 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, log 4 के साथ। वहाँ पे बचेगा सिर्फ log 2, 1 का तो मतलब नहीं है, तो log 2 और इंटू टी बचेगा। ठीक है, ये जो 25 बाजू में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या मैं 4 के पावर में भेज सकता हूँ, हाँ, तो log 4 के पावर में 25 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू log 2 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं यार, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो मालूम है, सारे वैल्यू जो वहाँ पे यहाँ पे ले लो, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो log 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, 25 डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा log 2। लो ये मेरा फाइनल आंसर है, 25 ऊपर log 4 नीचे log 2, खत्म, आंसर आ गया। समझे? चलो 4 मार्क्स मिल गया। आगे बढ़ते हैं, और इधर देखो जुलाई 2023 अगले पेपर पे आ गए हम लोग। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। क्या लिखा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे -1 मेरी पी की वैल्यू है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई इंटीग्रेशन -1 डी एक्स, -1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -x। ठीक है, तो ये जो है दिया हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ करेक्ट, वही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो हम लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा है। ऑर्डर कहाँ से निकालते हैं, इसका 3 बार डेरिवेटिव हुआ, इसका 1 बार, तो ऑर्डर तो यहीं से मिलेगा 3, तो ऑर्डर कितना आ गया 3। डिग्री कहाँ से मिलेगा, जहाँ से ऑर्डर मिलता है वहीं से डिग्री मिलता है, पावर में कुछ नहीं मतलब 1, तो डिग्री कितना है 1। लो ऑर्डर 3 डिग्री 1, समझा तुम लोगों को? ऐसे 3,1 भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो सिंपली लिखो ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। आगे बढ़े, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है, और आई थिंक हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। पीछे अगर तुम जाके देखोगे ना, सेम क्वेश्चन होमोजीनियस का है, सबसे पहले पेपर में हमने सॉल्व किया था, जो जुलाई 2025 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था सॉल्व करने के लिए। वहाँ पे देख लो, सेम वैसे ही सॉल्व करना है, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों को सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्टिविटी दी है पहली बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला। ठीक है, देखते हैं तो कैसे करेंगे। इस लाइन के बाद हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे सीधे यहाँ पे निकालने को दिया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही है ना। चलो निकालते हैं, ई इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू कहाँ मिलती है, वाई के बाजू में। वाई के बाजू में, यहाँ पे क्या है वाई के बाजू में, कुछ नहीं है, -1 डी एक्स। तो ई के पावर में -1 का इंटीग्रेशन -x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे पता चल गया, ई के पावर में -x। लो पहला काम हो गया हम लोगों का। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन तुम लोगों को अगर पता हो तो मैं बताता हूँ। इसमें फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे y लिखा है इंटू, यहाँ पे क्या आएगा e के पावर में -x, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या आता है q, तो q की वैल्यू 2x, देखो ना q राइट हैंड साइड में होता है, तो राइट हैंड साइड में q की वैल्यू 2x लिखी हुई है। लेकिन q के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे e के पावर में -x, आगे प्लस, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से ही वो बनेगा। ठीक है, अगर तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। आगे अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो इस लाइन के बाद ये लिखा है, मुझे देखना है इस लाइन के बाद ये कैसे आया। x तो ठीक है, यहाँ पर अपॉन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर इंटीग्रेशन में e के पावर में -x dx दिया था, तो अपॉन आ गया उसका। वहाँ पर भी e के पावर में -x dx दिया हुआ है, अपॉन तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे।
हाँ देखो इधर कुछ तो गड़बड़ है। देखो इसके बाद ये नहीं आना चाहिए था, इसके बाद सीधे सीधे ना वो हम लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं बताता हूँ क्या आएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, e के पावर में -x का इंटीग्रेशन इज e के पावर में -x अपॉन में -1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी e के पावर में -x का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो ये तो जान ही दो। e के पावर में -x का इंटीग्रेशन से e के पावर में x -1 हो गया, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। और उसके बाद उसको नीचे लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस को ऊपर लिख दो, ये लो आ गया, माइनस को ऊपर लिख दो, ये तो आ गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जाने दो। ठीक है, इधर कुछ तो गड़बड़ किया है उन्होंने, इसका इंटीग्रेशन ही नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हो, जाने दो। तो उसको छोड़ते हैं, वहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, उसको छोड़ते हैं। इधर पे देखते लास्ट में क्या आने वाला है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना है, इसके बाद का जो सोल्यूशन आएगा वो तो बहुत सिंपल है। इधर पे भी e के पावर में -x था, इधर पे भी e के पावर में -x था, इधर पे भी e के पावर में -x था। तो उसने, हाँ देखो देखो उसने क्या किया रहेगा, y e के पावर में -x -2x e के पावर में -x प्लस, ये माइनस को ऊपर भेज दो ना, तो ये -2 + 1 कितना -2 हो जाएगा, e के पावर में -x प्लस c। ध्यान देना है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो दोनों टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म्स को इधर लेकर आते हैं, वो माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा +2x e -x, ये भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2 e के पावर में -x, वहाँ पे क्या बचेगा c। तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ e के पावर में -x तीनों में कॉमन है, बचेगा क्या y 2x 2 = c। e के पावर में -x जो है, अगर मैं इसको ऊपर की जगह नीचे लिखूँ तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर का साइन चेंज होता है, ऊपर -x से डिनोमिनेटर में भेजूंगा +x आ जाएगा = c। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y + 2x + 2 = c × ex। ठीक है, मैं कहाँ से पहुँचा इस सोल्यूशन तक, मैंने देखा यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है c × e के पावर में x, और अगर राइट हैंड साइड में मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसे ही करके लाना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड में ये आ चुका है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा हो चुका है, y + 2x + 2, तो y दिया हुआ है 2x + 2। समझा तुम लोगों को? ऐसे अगर तुम लोग सॉल्व करोगे, सबको एक साइड लेके कॉमन लेकर नीचे करके उधर भेज दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझे? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर है हमारा मार्च 2023। हम लोग पहुँचने वाले हैं, हम लोग एंड की तरफ पहुँच रहे हैं। तो अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितनी बार पूछते हैं। y के बाजू में 1 है तो p की वैल्यू इज़ 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e × p dx, e × 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, तो ex इज़ द आंसर, ए हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिग्री पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा। अच्छा दिया हुआ है डिग्री, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, लेकिन डिग्री निकालने के लिए ऑर्डर तो निकालना ही पड़ता है पहले। तो ऑर्डर क्या आएगा, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव सिर्फ एक बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर इज 2। और डिग्री कहाँ से उठाते हैं, जहाँ से ऑर्डर उठाते हैं, तो पावर में क्या दिया हुआ है 2, तो डिग्री कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे आंसर में कितना दिया है 3, जो कि गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोगों का फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखो अलग है थोड़ा सा, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। अभी तक का पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलर सोल्यूशन का। करते हैं, पहले गिवन जो इक्वेशन है लिख लेते हैं, x - y² x dx y + x² y dy = 0। सबसे पहला काम मैं हमेशा तुम लोगों को बताता हूँ कि पता करो क्या वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले ये देखो, देखते हैं x का पावर कितना है 1 है, यहाँ पर x कितना है x पावर 1, y के पावर में 2, टोटल 3 हो गया। 1 और 3 नहीं चलता है, होमोजीनियस में सब सेम आते हैं। दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस नहीं है। तो 2 और ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर बचता है। लीनियर में तो बहुत सिंपल पैटर्न होता है ना, लीनियर में तो कभी भी x और y के पावर में 1 होता है, 1 के अलावा कुछ नहीं होता है लीनियर इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे तो y का स्क्वायर हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से सॉल्व करते। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है एक मेथड मेरे पास बचता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मैं इसको उसी से सॉल्व करूँगा। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो कॉमन लेना होता है वेरिएबल सेपरेबल में। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में एक्स एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे अंदर बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ, वाई कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है कि एक्स अलग होना चाहिए, सारे वाई अलग होने चाहिए। और ये दोनों एक ही साइड क्या कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एक पार्ट उठाते हैं, इसको दूसरे साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी डी एक्स। उस साइड में ये माइनस हो रहा था, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई। अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं, यहाँ पर डी एक्स है ना, तो सारे x वाले टर्म इधर होने चाहिए। तो क्या ये x का टर्म है? नहीं, तो इसको इधर नहीं रखूंगा। ये x का टर्म है, हाँ, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, उस साइड को x का टर्म है, देखो ये रहा, तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे dy है, रहने दो, ये तो उधर चला गया, यहाँ पे बचा है क्या, y, जो कि वहीं पर होना चाहिए। ये y वाला टर्म इधर क्या कर रहा था, इसको उधर भेज देते हैं, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझा तुमने मैंने क्या किया? मैंने सिंपली सारे x वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया, सारे y वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया। जैसे सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दो। लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जैसे इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा सर जी? अगर तुमने चैप्टर पढ़ा था या फिर वन शॉट अभी जो गया है, वन शॉट इस वीडियो से पहले गया था, वो देखा होगा तो भी तुम्हें पता होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, लॉग मॉड में हमारा फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है? देखते, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो टोटल नीचे का डेरिवेटिव इज 2x। ऊपर 2x है क्या? नहीं है, सिर्फ x है। क्या मैं 2x बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ। ये लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। लो, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ है। यहाँ पर भी सेम चीज़, नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2y, तो ऊपर लो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया। क्या अब यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है? हाँ है। यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़। और क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, लॉग मॉड में नीचे वाला फंक्शन। तो लॉग मॉड में नीचे वाला फंक्शन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी -1/2 तो रहने दो, इसका क्या आ जाएगा भाई, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग मॉड में नीचे वाला फंक्शन। समझे, दोनों का इंटीग्रेशन हो गया। और पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते टाइम बताया था, सारे आंसर लॉग में आ रहे हों तो जो सी लिखना वो भी कैसे लिखना, लॉग में। सी को कुछ भी लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर, सी क्यूब, सी के पावर में 50, सी के पावर में 1000, तुम्हारी मर्जी, रूट सी, जो तुम्हें लिखना है। लेकिन सारे लॉग में हो तो सी कैसे लिखने का, लॉग में लिखने का। तो बस अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ही रहने दो। मुझे दिख रहा है कि यार ये मिलता जुलता टर्म है, ये उधर क्या कर रहा है, इसको इस साइड लेकर आते, वहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, +1/2 लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। वहाँ पे क्या बचेगा, लॉग सी। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे बचा लॉग सी। ठीक है, अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी हो जाता है, तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो गए दोनों, वहाँ पे बचा लॉग सी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ अगर बाजू में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर में जा सकती है लॉग के। तो ये जो 1/2 है ये हमारे लॉग के किधर चलाएगा, पावर में। पावर 1/2 मतलब होता है रूट,
तो या तो पावर 1/2 लिखो तो रूट लिख दो, सिंपल क्या होगा लिखने में रूट लगेगा। तो लॉग और जो पूरा लॉग का फंक्शन है उसमें क्या लग जाएगा अब रूट 1 + x² 1 - y² इज इक्वल्स टू लॉग c। ठीक है, अब देखो इस साइड भी लॉग है इस साइड भी लॉग है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा रूट में 1 + x² 1 - y² इज इक्वल्स टू c। लॉग और लॉग कट गया, समझे। अगर इसका हम लोग चाहें तो स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 1 + x² और 1 - y² बचेगा और वहाँ पे बचेगा c का स्क्वायर। ये लो, दिस इज जनरल सोल्यूशन। ये हम लोगों को क्या मिला मालूम है, जनरल सोल्यूशन मिला। लेकिन हम लोगों को ढूंढने क्या बोला उसने, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कैसे निकाला जाता है, x और y की पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में, वो पुट करना होता है बस। तो देखो यहाँ पे दिया है x = 2 y = 1, 2 और 0 पुट करना है, 1 नहीं है 0, 2 और 0। ठीक है, तो चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, तो पुट x = 2 y = 0, तो हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 1 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 - 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 इक्वल्स टू c स्क्वायर, 1 + 4 5, 1 - 0 1 इक्वल्स टू c स्क्वायर, 5 1 = 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो √5 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी आ गई, √5। वेरी वेरी सिंपल। अभी जो c की वैल्यू मिली इसको जनरल सोल्यूशन में डालो, तुम्हारा पर्टिकुलर सोल्यूशन रेडी। तो लिखो देयरफॉर 1 + x² 1 - y² इज इक्वल्स टू c² दिया था ना, सीधे c² की वैल्यू लिखो ना, c² की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू √5 डालोगे स्क्वायर करोगे 5 ही आने वाला है, तो 5। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझे, ये मेरा फाइनल आंसर है, विच इज़ वेरी 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 सिंपल। बहुत आसान था क्वेश्चन, देखने में हार्ड लग सकता है, अगर तुमने चैप्टर प्रैक्टिस किया तो बहुत चिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमारे पास आ गया एक एक्टिविटी, और उस क्वेश्चन का एक्टिविटी है जो हमने ऑलरेडी इसी वीडियो में सॉल्व कर रखा है, देख रहे हो। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 4 आवर्स हमने किया था कुछ टाइम पहले, तो चलो इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो log n लिया है हमने, x माना तो उसने n लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है k1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t dt की वजह से, तो kt + c। लो 1 मार्क्स मिल गया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखो उसने बोला कि 4 घंटे बाद t की वैल्यू 4 होगी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो चुके होंगे, तो यहाँ पर आ गया log n की जगह 2n0, डबल बैक्टीरिया, n की जगह 2n0, kt t की वैल्यू 4 + c, यहाँ पे c की वैल्यू रखेंगे ना, c की वैल्यू देखो ना ऊपर मिली हुई थी log n0, दिस इज log x इज इक्वल्स टू kt + c। सिंपल। चलो यहाँ पर आ जाओ, k की वैल्यू क्या आएगी बताओ, सिंपल तो है यार, k वहाँ पे 4 को यहाँ पे ले लो, log 2, 4 वहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लो ये भी मिल गया, 3 मार्क्स मिल गया। लास्ट में यहाँ पर आते हैं, इधर देखो log a - log b था, इसके बाद ये आया ना, तो log a - log b इज log a/b। यहाँ पे 3 जो रहता है वो पावर में चला जाएगा, तो log 2 के पावर में 3। अगर तुमने ऐसा लिखा तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान देना। क्या बोला था मैंने कभी भी फाइनल आंसर लिखने का, तो 3 पावर में जाएगा, 2 के पावर में 3 आएगा, लेकिन 2 के पावर में 3 क्या होता है, 2 का क्यूब इज 8, log 8 लिखो तब जाके मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म, 4 मार्क्स। समझे, इजी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो हमारा आ गया अगला पेपर जुलाई 2022। अब इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ऐसा ही बोल रहा है, पर ये बात तो गलत है। हमारे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होता है उसको ऑर्डर बोला जाता है, डिग्री नहीं बोलते, डिग्री तो उसके पावर में होता है। तो ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, एंड दिस डेफिनेशन इज फॉल्स। ये कब ट्रू होता, अगर यहाँ पर ऑर्डर लिखा होता है, क्योंकि ऑर्डर का डेफिनेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। एक क्वेश्चन इसी में आया था, हमेशा वो पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। फिर देखो, हाँ ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है पर अलग है, हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उनसे अलग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बोला फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी गिवन दैट द, देखो लिखा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। सेम बैक्टीरिया जैसा क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि कब पॉपुलेशन कितनी होती है, तो मैं मान लेता हूँ किसी भी गिवन टाइम पर पॉपुलेशन कितनी होगी x। तो लेट द पॉपुलेशन बी x एट एनी गिवन टाइम t। किसी भी गिवन टाइम t पर पॉपुलेशन कितनी होगी x होगी। ऐसे ही शुरू करते हैं हर क्वेश्चन, ठीक है। तो देयरफॉर जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, गिवन कंडीशन मुझे ऐसा लिखा है कि रेट ऑफ इंक्रीज, देखो मैंने हाईलाइट किया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन प्रेजेंट के, तो कितनी पॉपुलेशन उस टाइम पर प्रेजेंट है, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी उतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। तो रेट ऑफ इंक्रीज तो बहुत सिंपल होता है, dx अपॉन dt। पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट है x, हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन घटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट kx आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, dt उधर भेज दो, तो यहाँ पे dx, वहाँ पे kx के साथ dt आ गया। अब dx यहाँ पर है तो जो x वहाँ पे मल्टीप्लाई है उसको इधर पे लेके आ जाओ, डिवाइड हो जाएगा, उस साइड पे बचेगा k और dt। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1/x dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन k dt। 1/x का इंटीग्रेशन इज log x, k और dt है तो kt प्लस c। पिछली बार बैक्टीरिया में भी सेम ही आया था, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट सेम ही आता है, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं हो। इंक्रीजिंग दिया है तो सब सेम ही चलता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आ गया आंसर। डिक्रीजिंग में भी सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जब तुम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू डालोगे तो k की जगह माइनस के लिखोगे, सिर्फ इतना फर्क होता है। यहाँ पे माइनस के टी प्लस सी आता है और कुछ भी फर्क नहीं होता है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम लोगों को k और c की वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन होते हैं। एक इनिशियल कंडीशन होगा, एक बाद का कंडीशन होगा। इनिशियल कंडीशन में टाइम कितना होगा 0 और स्टार्ट कितने पॉपुलेशन से किया था वो लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 40,000। देखो बोला कि जो पॉपुलेशन थी वो पहले 30,000 थी, बाद में 40,000 हो गई। और कितने साल में हुई 40,000, 40 साल के अंदर। मतलब मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, 30,000 थी। तो मैं जब नीचे चलूँगा तो मैं लिखूँगा कि इनिशियल कंडीशन में मुझे गिवन है क्या गिवन है, टाइम तो 0 होता है, अभी शुरू ही किया हमने, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कितनी दी हुई है 30,000। तो अब जब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो दिस इज लॉग x, x कितना दिया है 30,000, 30,000 इज इक्वल्स टू k के साथ क्या आएगा t, t कितना दिया हुआ 0 प्लस c। तो लॉग 30,000, ठीक है, k 0 सा 0 बचा क्या c। लो मुझे c की वैल्यू मिल गई, सिंपल। अब फाइनल कंडीशन उठाता हूँ, फाइनल कंडीशन भी उसी में दी हुई थी, लिखा था आफ्टर 40 ईयर्स, कितने साल बाद, 40 साल बाद। 40 साल बाद t की वैल्यू कितनी हो गई 40 और पॉपुलेशन कितनी हो चुकी थी 30,000 से 40,000 हो गई थी। तो मेरी जो पॉपुलेशन है वो अब कितनी हो चुकी है 40,000। तो अब जब मैं इसको रखूँगा तो ऐसा हो जाएगा लॉग x, x कितना हो चुका है 40,000, 40,000 इज इक्वल्स टू k t, t की वैल्यू कितनी है 40 प्लस c, c की वैल्यू कितनी है log 30,000, log 30,000 सिंपल। अब यहाँ से k की वैल्यू मिल जाती है, कैसे मिलेगी, ये log इधर ही रहने दो,
वो भी तो log 30,000 है, उसको इस साइड ले लेते हैं, इस साइड माइनस हो जाएगा log 30,000 और उस साइड से क्या बचेगा 40k। ठीक है, देखो log a माइनस log b, ये हो जाएगा log a अपॉन में b, उस साइड से क्या बचेगा 40k, इधर पे क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया, बचा सिर्फ log 4/3, वहाँ पे क्या बचा 40k, k की वैल्यू चाहिए, वहाँ पे 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड ले लो डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड 40 आके डिवाइड हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे log है 4/3 इज इक्वल्स टू के, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक है, ये मुझे मिल गई मेरी किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। ठीक है, ये जो अपॉन 40 है तुम log के नीचे भी डाल सकते थे अपॉन 40, पर वो गंदा दिखता, इसलिए साइड में अपॉन 40 लिखा, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका लिखने का। c मिल गया, k मिल गया, अब निकालना क्या है लेकिन, तो वहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, मुझे क्या बोला है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। एनी टाइम t मतलब मुझे t की कोई वैल्यू नहीं दी है, किसी भी गिवन टाइम t पर क्या पॉपुलेशन होगी वो निकालना है, मतलब मुझे t की कोई वैल्यू पुट करनी नहीं है, बस मुझे निकालना क्या है, पॉपुलेशन फाइंड करना है। पॉपुलेशन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो मैं सिंपली पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ओके नाउ एट एनी गिवन टाइम t, फॉर्मूला क्या था, log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इसमें चलो जो जो मुझे पता है वो पुट करता हूँ, log x नहीं पता है नहीं पुट करूँगा, x ही तो निकालना है मुझे, पॉपुलेशन निकालना है मतलब x निकालना है। k पता है, ये रहा 1/40 log 4/3 इंटू t मुझे नहीं पता तो मैं t लिख दूंगा प्लस c मुझे पता है log 30,000, ये मेरी c की वैल्यू। ठीक है, और अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, हो गया। एट एनी गिवन टाइम t में जो मेरा पॉपुलेशन है ये उसका फॉर्मूला है, समझे तुम लोग। इसको थोड़ा सा सॉल्व में पता है क्या कर सकता हूँ, अभी कर दे क्या, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। पता है क्या करेंगे, देखो ये log ऐसे ही रहने देते हैं log x, वो जो log 30,000 है वहाँ पे उसको इधर पे लेके आते हो, क्या हो जाएगा माइनस log 30,000, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/40 log 1/40 log 4/3 इंटू t। ठीक है, देख लो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a माइनस b। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उसको तो मैं पावर में भेज सकता हूँ ना, तो जो 1/40 है इसको मैं पावर में भेज सकता हूँ, ये जो t भी मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में चला जाएगा तो बचेगा log 4/3, अब पावर में आ जाएगा 1/40 और t, 1/40 और t मतलब 1 इंटू t/40 आ जाएगा, तो पावर में आ जाएगा t/40। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है देखो ये log और ये log अपॉन आने वाला था यहाँ पे, अब मुझे देखना है यहाँ पे log कट जाएगा तो बचेगा x/30,000 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 4/3 पावर में t/40। समझे तुम लोग, ये जो 30,000 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4/3 पावर में t/40 इंटू 30,000, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। तो एट एनी गिवन टाइम t तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी पॉपुलेशन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया तुम लोगों को, क्यों इतना सिंप्लीफाई किया मैंने, क्योंकि मुझे ना क्वेश्चन में जो दिया था बोला था पॉपुलेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, पॉपुलेशन तो x है और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ log x का फॉर्मूला मिल रहा है, इसलिए इतना हमने सिंप्लीफाई किया कि फाइनल x का फॉर्मूला मिल जाए। समझे तुम लोग, वेरी वेरी सिंपल, खत्म। आगे बढ़े, देखो फिर से एक एक्टिविटी, क्या दिया हुआ एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी के अंदर देखो, एक्टिविटी के अंदर वो क्वेश्चन दिया है जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ इसी लेक्चर के अंदर बहुत बार। ठीक है, तो देखो क्या है यहाँ पर, होमोजीनियस इक्वेशन है जो हमने एकदम फर्स्ट पेपर में किया था जुलाई 2025 में, वही वाला होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर रहे हैं तो dy/dx क्या आता है, तो सिंपल है बहुत ही, v प्लस एक्स dv/dx, अगर तुम्हें याद हो तो
ये सब्सटीट्यूशन करते हैं, इसको डेरिवेटिव जब करते हैं तो लास्ट में ऐसा मिलता है dy अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डेरिवेटिव करके देखो, u इंटू वीरू लगा के, यही आंसर आएगा। 1 मार्क्स मिल गया। नीचे चलते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखो dx के साथ अपॉन में x आ गया, यहाँ पर क्या आएगा dv, dv के साथ क्या आएगा वो मुझे पता लगाना है। कैसे पता लगाऊंगा? बहुत सिंपल है, देखो dv इधर ही है तो इधर ही लिखा हुआ है, ये जो डिवाइड हो रहा है ये इधर पे आया होगा, इधर पे आके क्या हो गया होगा मल्टीप्लाई, तो v क्यूब प्लस 1 ऊपर, ये जो v के पावर में 4 है इधर पे आके डिवाइड हो गया होगा, ठीक है। और जो माइनस है वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि वो उन्होंने वहीं पे रख दी है, ठीक है। समझा तुम लोगों को? dv यहीं का यहीं पर है, ये दोनों इस साइड में है तो उल्टा हो गया, माइनस उसी साइड रह गया तो उधर ही पे है, ये यहाँ पर बचेगा। एक और मार्क्स मिलेगा हम लोगों को। चलो 2 मार्क्स मिल गए। यहाँ पर आते हैं, इंटीग्रेशन करके लिखा है इसका, 1/v का इंटीग्रेशन log v, 1/v4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v के पावर में -4 का इंटीग्रेशन। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v के पावर में -4 + 3 अपॉन में -4 + 3 विच इज़ v के पावर में -4 + 1 अपॉन में भी +1, तो v के पावर में -3 अपॉन में -3, फिर v के पावर में -3 को नीचे ले लेंगे तो v के पावर में 3 हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचेगा, तो ये आएगा, तो आएगा -1/3 v का क्यूब, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, एक और मार्क्स मिलेगा हम लोगों को। और लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है v को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग द v, तो बहुत सिंपल है, v की वैल्यू क्या आती है, देखो y = vx होता है, तो x को यहाँ पे ले लो, y/x = क्या होता है v की जगह पे y/x पुट किया जाता है, तो log cvx लिखा है, log c v यानी y/x और x, cvx, c v की वैल्यू और x, तो यहाँ पर x और x कटेगा, बचेगा log cy, यहाँ पर क्या बचेगा log cy, ठीक है। इस साइड में log cy बच रहा है, लेकिन मुझे पूरा लिखना है ना, तो उस साइड भी देख लेते हैं। उस साइड देखो क्या लिखा है, 1/3 v का क्यूब, 1/3 v की जगह क्या आ जाएगा y/x का क्यूब, तो ये x ऊपर चला जाएगा तो 1/3 x क्यूब होकर ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा x का क्यूब, नीचे आएगा y का क्यूब, तो x³ 3y³, x³/3y³, ये लो, ये मेरा फाइनल आंसर है सब्सटीट्यूट करने के बाद। समझे? सिंपल एकदम। चलो 4 मार्क्स मिल गए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेपर हमारा मार्च 2022 का, ठीक है। हम लोग आखिरकार फाइनल में आ चुके हैं। हम लोगों को यहाँ पर ऑर्डर डिग्री पूछा हुआ है इक्वेशन में, तो देखो इसका ऑर्डर डिग्री मैं नहीं निकाल पाऊँगा। क्यों नहीं निकाल पाऊँगा मालूम है? ये देख लो पावर में क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया है। पावर में 2/3 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पावर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंट में या फिर अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो पता है क्या करेंगे, अपॉन 3 का मतलब होता है क्यूब रूट कर रहे हैं। मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। मैं जैसे ही क्यूब करूँगा यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा 3, इसके पावर में भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी पावर में 3 आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा। अब क्योंकि पावर में अपॉन हट चुका है, अब मैं निकाल सकता हूँ ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली बात है इधर पे आएगा, ये रहा 3, और डिग्री भी इधर ही होता है, तो पावर में कितना दिया 3, तो ऑर्डर 3 डिग्री 3, तो आंसर आ जाएगा C 3,3। समझे? ये बहुत ध्यान रखना कि पावर में फ्रैक्शन होगा तो पहले उसको हटाओ फिर ऑर्डर डिग्री लिखो। अगर बिना हटाए लिखते ना तो तुम बोलते हो ऑर्डर 3 डिग्री ऊपर कुछ नहीं है, पावर में 1 है, तुम ये टिक करते A, जो कि गलत हो जाता। कितना आएगा? ऑर्डर 3 डिग्री 3, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कैसे आया? क्योंकि हमने दोनों साइड क्यूब किया, तब जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख लो, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर? यहाँ पे y के साथ क्या है? 1/x है, तो e के पावर में इंटीग्रेशन 1/x dx, e के पावर में log x, e log कट जाता है, आंसर क्या आएगा? x, आंसर आएगा x। यहाँ पे -x दिया है, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे -x दिया, हमारा आंसर कितना आ रहा है? x आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोला है दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है सीधे सीधे इसका, y² = x + c का। ये भी प्रैक्टिस सेट का ही है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? सिर्फ 1। डेरिवेटिव कितनी बार ले सकते हो? सिर्फ एक बार। एक बार डेरिवेटिव लेके c हट जाना चाहिए। डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे c नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्यूब है,
तो यहाँ पे n का फॉर्मूला लगेगा, तो n नीचे आ जाएगा, x के पावर में n-1 होगा, c किधर हटा, नहीं हटा ना, तो क्या करेंगे मालूम है, ये पावर में 3 है ना, पहले ये पावर को हटाते हैं, 3 यानी क्यूब रूट ले लो दोनों साइड क्या ले लो, क्यूब रूट, तो y के पावर में 2 है, क्यूब रूट मतलब अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस सी पावर में 3 है, अपॉन में 3 आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब क्यूब हट जाएगा क्यूब रूट लेने पर। सिंपल, आसान है। अब डेरिवेटिव लो, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर बाजू में y के पावर में n-1 और साथ में dy अपॉन dx, क्योंकि y पे फॉर्मूला लगाया, x का डेरिवेटिव 1 और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, हट गया c, यही तो चाहिए था। तो बचेगा 2/3, y के पावर में 2/3 -1 करके देखो ना कितना आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3 1 3 अपॉन में 3 -1/3 कितना आएगा, -1/3 डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 + 0 कितना हो जाता है 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये जो पावर में -1/3 अगर इसको नीचे भेज दूँ 3 के साथ तो पावर में +1/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, पावर में 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो 1/3 मतलब हो जाएगा क्यूब रूट y डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर ही रखते, बाकी सबको उधर भेज देते ना, तो ये पूरा वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 क्यूब रूट y और ये जो 2 है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 2, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 क्यूब रूट y अपॉन में 2। तो लिखो यहाँ पे 3/2 क्यूब रूट ऑफ y। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन होमोजीनियस वाला, देख रहे हो, होमोजीनियस का एक ही क्वेश्चन देखो बार बार पूछ रहा है यार, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, वही जुलाई 2025 वाला ही है। फिर आगे आते हैं और हम लोगों को फिर से वही सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया नंबर 4 बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन वापस से दे दिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या करना है हम लोगों को, एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली बात है फिलअप करना है, तो देखते हैं। तो dn अपॉन इज इक्वल्स टू k वेयर k इज द, अरे ये तो बहुत सिंपल है, देखो हम लोग लिखते थे यहाँ पर dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू x, जब इक्वल टू लगाते थे तो यहाँ पे kx आ जाता था, तो यहाँ पर k और यहाँ पर क्या आ जाएगा x, लेकिन x यहाँ पर तब आता जब हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया को x माना होता, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ बैक्टीरिया को क्या माना, देखो यहाँ पे जो रहता है वही इधर पे रहता है x और x, इन्होंने n माना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k के साथ n, समझे, इन्होंने लिखा है लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो kn प्लस c, सिंपल हो गया। तो kn प्लस c नहीं, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो kt प्लस c आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में तुमने देखा है हम लोग n को इधर ही रखेंगे, dt इधर आएगा, तो n dt इसका इंटीग्रेशन करोगे तो nt आ जाएगा, सॉरी k यहीं पे रखोगे kt आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो, तो log n इक्वल टू kt प्लस c हो गया। इधर पे देखो फर्स्ट कंडीशन पुट किया इन्होंने, t की वैल्यू 4, n की वैल्यू डबल जो हो चुकी है, तो k की वैल्यू कितनी आके निकाल के लिखो, ठीक है यार, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, फॉर्मूला क्या है, log n इज इक्वल्स टू kt प्लस c, तुमने t की वैल्यू 4 रखी तो t की वैल्यू 4 रखी, ठीक है, प्लस c की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी थी, ऊपर देखो log n नॉट, ठीक है, और n की वैल्यू तुमने कितनी रखी है, 2n नॉट रखी है, 2n नॉट रखी है, हमने किया है क्वेश्चन सॉल्व, सेम ही है। तो ये जो प्लस log n नॉट है इसको इधर ले लो, तो log 2n नॉट माइनस log n नॉट, वहाँ पे बचेगा k 4k, माइनस करोगे तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन में b, कटेगा वहाँ पे 4k, ये बचेगा log 2, वहाँ पे आ जाएगा 4k, 4 वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो log 2 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू k। ये सेम ही आंसर हम लोगों को हर बार मिला है, ठीक है, तो log 2 अपॉन में 4, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, t इज इक्वल्स टू 12 डाला है, तब कितना आता है, 8 आ जाता है, 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, याद हो चुका है मुझे, तो तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और बस
इसी के साथ ये PYQ का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। तुम्हें एक चीज़ जानने को मिली होगी कि ये चैप्टर भले तुम्हें हार्ड लगता है, लेकिन देखो ऑर्डर डिग्री बार बार पूछा जा रहा है 1 मार्क्स के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बार बार आ रहा है 1 मार्क्स के लिए, और बहुत चिंदी टॉपिक है। तुम्हें मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा ऑर्डर डिग्री पढ़ने में, 10-15 मिनट लगेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ने में, 2 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। फिर होमोजीनियस का वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तुम पूरा टॉपिक मत पढ़ो, पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पढ़ लो जो बार बार आ रहा है। और फिर बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ये लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत सारे, ये पढ़ लो। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बहुत ही आसान पेपर आता है एग्जाम के अंदर, अगर तुम ध्यान से पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे कि क्या पूछा जा रहा है और वो भी पढ़ के जाओगे ना, तो अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।